गुड मॉर्निंग सभी को। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज 8 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक को लेकर आया हूँ। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे और आप सभी को प्रत्येक दिन का करंट अफेयर को लेकर आने वाले हूँ। कुछ ही दिन में मैं कुछ स्टैटिक्स जीके जीएस का भी पोर्शन लेके आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इम्पोर्टेंट खबर क्या क्या है। तो पहला है क्या, शिकायत समाधान के लिए AI सक्षम उपभोग हेल्पलाइन शुरू की गई है। आरबीआई ने डिजिटल सुरक्षा के लिए बैंक.in डोमेन लॉन्च किया। आरबीआई ने रेपो दर में 25 बीपीएस की कटौती करके इसे 6.25% किया। भारत की मातृ मृत्यु दर में 83% की गिरावट आई। डीआरडीओ ने अनुसंधान प्रयासों के कारगर बनाने के लिए अनुसंधान कार्यक्षेत्र में पुनः परिभाषित किया। चलिए विस्तार से देखते हैं खबरों को। पहला बात है क्या, फोर्ट विलियम का नया नाम विजय दुर्ग रखा गया। क्या नाम रखा गया? फोर्ट विलियम का नाम नया दुर्ग रखा गया। चलिए थोड़ा इतिहास देखते हैं। इसके बाद 1773 में अंग्रेजों द्वारा निर्मित इस किले का नाम किंग विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। कौन थे किंग विलियम? उनके नाम पे फोर्ट विलियम रखा गया था। 1773 में इसका क्या किया गया था? निर्मित किया गया था। अवस्थिति कहाँ पे? कोलकाता में है, हुगली नदी के पूर्वी तट पे है। कहाँ पे? हुगली नदी के ईस्टर्न साइड में। ठीक है। वर्तमान उपयोग क्या है? तो भारतीय सेना की पूर्वी सेना का कमान का मुख्यालय। आज के डेट में अगर पूछा जाए कि ये जो हमारा फोर्ट विलियम का किला है वो किस लिए, तो भारतीय सेना की कौन सी है? तो पूर्वी सेना का कमान का मुख्यालय बनाया गया है और इसी का नाम बदल के क्या रखा गया है? विजय दुर्ग रखा गया है। ठीक है। ऐतिहासिक महत्व कुछ देखते हैं इसका। कहता है क्या, 1696 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आया था? तो 1600 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 1600 में, है ना। और इन्होंने क्या किया था? तो 1696 में EIC के द्वारा, है ना, फोर्ट विलियम किले का स्थापना किया था। 1756 में सिराजुद्दौला द्वारा इस पर कब्जा किया गया। 1756 में सिराजुद्दौला जो बंगाल के कौन थे? नवाब थे। पुनः जब प्लासी की युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा 1757 में, के बाद पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। 1773 में रॉबर्ट क्लाइव ने के द्वारा वर्तमान फोर्ट विलियम का रूप में पुनर्निर्मित किया गया। और आज की डेट में जो देख रहे हैं 1773 में क्या किया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसे पुनः तैयार किया गया था। तो 1756 में सिराजुद्दौला ने इसे क्या कर लिया था? कब्जा किया था। बाद ही 1757 में प्लासी का वार जब हुआ तो फिर से चला गया अंग्रेजों के पास और पुनः रॉबर्ट क्लाइव ने 1773 में क्या किया? इसका वर्तमान फोर्ट विलियम का रूप में पुनः निर्मित किया गया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। और भी, भारत ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का मील का पत्थर पार किया। कितने का? तो 100 गीगावाट का। कहता है कि भारत ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता हासिल कर ली है, जो अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए इसके प्रयास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मील का पत्थर का मतलब इतनी। ठीक है। कहता है कि सौर ऊर्जा क्षमता 2014 में 2.82 गीगावाट से 3450% बढ़ाकर 2025 में 100.33 गीगावाट हो गई है, जो भारत की कुल अक्षय ऊर्जा की क्षमताओं का 47% का योगदान देती है। भारत में रूफटॉप सोलर सेक्टर में 2024 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 2023 की तुलना में 53% अधिक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रूफटॉप सोलर 2024 की अपेक्षा में 2023 की अपेक्षा 2024 में कितना? 53% अधिक हुई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फीफा ने, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फीफा ने। ठीक है। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुटबॉल फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ने पाकिस्तान को फुटबॉल महासंघ में क्या कर दिया? तो निलंबित कर दिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ PFF पाकिस्तान फुटबॉल, है ना, फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन को क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया। उचित प्रशासन के लिए संविधान में संशोधन करने में विफल रहने के कारण निलंबित कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि यह निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक PFF कांग्रेस आवश्यक परिवर्तन लागू नहीं कर देती है। ठीक है, जून 2019 से पाकिस्तान फुटबॉल का संचालन फीफा द्वारा नियुक्त सामान्यीकरण समिति द्वारा किया जा रहा है, जो अपने कार्यों को पूर्ति में विफल रही है। उसके बाद आइए क्या, शिकायत समाधान के लिए AI सक्षम उपभोक्ताओं हेल्पलाइन शुरू की गई है। उपभोक्ताओं मामले में विभाग ने शिकायतों के लिए त्वरित समाधान के लिए AI सक्षम राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन NCH शुरू की है। हेल्पलाइन क्षेत्र विशेषण प्रदान करती है और इसे टोल फ्री नंबर 1915 याद रखिए, ये वेबसाइट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। तकनीकी प्रगति के कारण कॉल की संख्या में 10 गुना वृद्धि हुई है, जो दिसंबर 2015 से 12,500 से दिसंबर 2024 में 1.5 लाख से अधिक हो गई है। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कामेश्वर चौपाल के निधन पर शोक व्यक्त किया। कौन है कामेश्वर चौपाल, तो थोड़ा जान लीजिए। वरिष्ठ भाजपा नेता और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया। कौन थे, तो राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी थे। चौपाल को 1989 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखने का में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो चौपाल साहब के बारे में याद रखिएगा, राम मंदिर के निर्माण में पहली ईंट जो रखे थे 1989 में, ये इन्होंने ही रखे थे। ठीक है, थोड़ा और जीवन परिचय जानते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के दौरान बिहार विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किए। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें, RBI ने डिजिटल सुरक्षा के लिए बैंक.in डोमेन लॉन्च किया। RBI ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अप्रैल 2025 से भारतीय बैंक के लिए विशेष बैंक.in डोमेन शुरू किया है। किसी तरह की शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इस कदम से ग्राहकों को धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों से वैध बैंकिंग वेबसाइट की पहचान करने में सहायता मिलेगी। व्यापक वित्तीय क्षेत्र के लिए fin.in डोमेन भी पेश किया गया है। RBI डिजिटल सुरक्षा के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण उपायों के लागू कर रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है क्या, RBI ने रेपो दर 25 आधार अंक घटाकर 6.2% की है। RBI ने अपनी पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर के 25 आधार अंकों से घटाकर 6.25% कर दिया है। यह निर्माण वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच लिए गया है, जिससे वैश्विक अपस्फीति और सेवाओं की कीमतों पर उच्च मुद्रास्फीति शामिल है। अमेरिका डॉलर में मजबूती और उभरते बाजार से पूंजी को बहिर्वाह ने वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थिरताओं की और भी कठिन बना दिया है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है। DRDO ने अनुसंधान प्रयासों की सफल को अनुसंधान कार्यक्षेत्र को पुनः परिभाषित किया। तो DRDO का पूछा जाए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एस्टैब्लिश कब हुआ था, क्या है इसका नाम, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो नई दिल्ली। ठीक है, ये बना कब था, तो 1958, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1958 में। DRDO ने अनुसंधान प्रयासों को कारगर बनाने और भविष्य के प्रौद्योगिकी चुनौतियों को समाधान करने के लिए 15 DIA-COES में 82 अनुसंधान वर्टिकल को फिर से परिभाषित किया और सर्वाधिक संवर्धित किया है। चलिए और कुछ देखा जाए इसमें। कहता है कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, लेजर बीम कॉम्बिनेशन और क्रिप्टोग्राफी और सूचना सुरक्षा जैसे नए क्षेत्र को
को पेश किया गया है। पुनर्गठन का उद्देश्य अंत विषय सहयोग को बढ़ावा देना और उद्योग में संसाधनों का अनुकूलन करना है। चला जाए आगे देखा जाए, कहता है कि फरीदाबाद में 38वें सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन हुआ। कहाँ हुआ? फरीदाबाद में। कौन से 38वें सूर्यकुंड का? याद रखिएगा, 38वें सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सोनी ने किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नायब सिंह सोनी। और केंद्रीय मंत्री कौन है? हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों के द्वारा किया गया। इस वर्ष के मेले में भागीदारी राज्य मध्य प्रदेश और ओडिशा है। 42 देशों के लगभग 600 प्रतिभागियों वाले इस मेले का उद्देश्य हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देना, और यह 23 फरवरी तक चलेगा। कब तक चलेगा? 23 फरवरी। इस शिल्प मेले किसके लिए? तो हस्तलिपि के लिए ज़्यादा ही नियुक्त किया गया है। चलिए और बात करते हैं हम लोग आगे। कहता है कि 10वां अरुणाचल फिल्म महोत्सव ईटानगर में शुरुआत हुआ। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर में। अरुणाचल प्रदेश फिल्म महोत्सव के लिए 10वें संस्करण का उद्घाटन ईटानगर के TNZ सिनेमा में मंत्री PD सोना ने किया। याद रखिएगा, यह महोत्सव 3 दिनों का तक चलेगा और 2024-25 के लिए अरुणाचल सरकार द्वारा घोषित युवा वर्ष का जश्न मनाएगा। युवा वर्ष पूछा जाए किन्होंने घोषित किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। उद्घाटन के दौरान अग्रणी फिल्म निर्माताओं तारो चतुंगा के जीवन पर एक लघु वृत्तचित्र में दिखाया गया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट है, देखते रहते हैं। PM मोदी AI समिट की सह अध्यक्षता करेंगे और फ्रांस में वाणिज्य दूतावास खोलेंगे। कहाँ खोलेंगे? तो फ्रांस में। कहाँ खोलेंगे? तो फ्रांस में। चलिए बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 फरवरी को पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ, किनका नाम है? मैक्रो के साथ AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति और चीन के उप प्रधानमंत्री जैसे वैश्विक नेता भी शामिल होंगे। कहता है कि वह मार्सिले में राष्ट्रपति मैक्रो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और भारत फ्रांस सहयोग के अवसरों का पता लगाएंगे। भारत राजनयिक, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मार्सिले में एक नया वाणिज्य दूतावास भी खोलेंगे। याद रखिए, कहाँ नया दूतावास खोलेंगे? तो मार्सिले में। किस लिए खोला जाएगा? तो भारत के राजनीतिक, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। फिर आ जाए, ट्रंप ईसाई विरोधी पूर्वाग्रह हेतु व्हाइट हाउस में आस्था कार्यालय खोलेंगे। किसके लिए भाई? तो कहता है कि ट्रंप ईसाई विरोधी के लिए पूर्वाग्रह हेतु व्हाइट हाउस में आस्था कार्यालय खोलेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने संघीय सरकार के भीतर ईसाई विरोधी पूर्वाग्रह को संबोधित करने के लिए अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी के नेतृत्व में व्हाइट हाउस की आस्था कार्यालय, धार्मिक कार्यालय जिसको कह सकते हैं, और एक टास्क फोर्स का निर्माण की घोषणा की है। टास्क फोर्स संघीय एजेंसियों में धार्मिक भेदभाव को रोकने पर ध्यान केंद्रित करेगी और ट्रंप ने ईसाई विरोधी हिंसा पर मुकदमा चलाने और देश भर में धार्मिक अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प लिया है। बड़ा अच्छा कदम उठाए हैं। फिर अगर बात किया जाए, ओडिशा ने किशोरियों के कल्याण के लिए प्रमुख योजनाएं लागू किया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कौन किया? तो ओडिशा सरकार ने। क्या है? तो थोड़ा सा आप लोग को याद रखिए। कहता है कि ओडिशा सरकार ने, कौन सी? ओडिशा सरकार ने, ओडिशा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कई पहल शुरू किए। किसके तहत? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत। पूछा जाए कब आया था ये योजना, कमेंट में जरूर बताएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। कहता है कि पहल से जिनमें क्या है? निर्भया कढ़ी, याद रखिएगा, एक योजना ये है। मोंगिल्हा जिया वीरांगना योजना शामिल है, जिनका उद्देश्य बाल विवाह, क्या है? मेन उद्देश्य क्या है? बाल विवाह को रोकना, लिंग चयन का मुकाबला करना और किशोर लड़कियों के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। इनका क्या लक्ष्य है? तो याद रखिएगा कितने हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कई पहल शुरू किए गए हैं। निर्भया कढ़ी, मोंगिल्हो जिया वीरांगना योजना शामिल है, जिनका उद्देश्य क्या है? तो बाल विवाह को रोकना, लिंग चयन का मुकाबला करना
और किशोर लड़कियों की आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना कौन किए हैं? तो उड़ीसा सरकार ने किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे कदम उठा रहे हैं। तो चलिए और भी बात करते हैं। इन योजनाओं में कई बाल विवाहों को रोका है और लड़कियों की आत्मरक्षा प्रशिक्षण, कानूनी अधिकारों के ज्ञान से सशक्त बनाया है। और ये योजना जो लाए हैं जिनसे राज्य के अंदर बहुत सारे बाल विवाह को रोका गया। बाल विवाह एक क्राइम है, ठीक है, जिससे सरकार ने निपट रही है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। चीन का चांग ई 7 2026 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण करेगा। चीन के चांग ई 7 को 2026 के लिए निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ का पता लगाना और मानव निवास के लिए प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीन का चांग ई 7, क्या नाम है? चांग ई 7। कहाँ पे जाएगा? तो थोड़ा सा याद रखिए, है ना। कहाँ पे जाएगा? तो ये 2026 के लिए है ना। किस उद्देश्य क्या है इसका? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। कहाँ पे? तो दक्षिणी ध्रुव पे जाना है और क्या पता करना है? पानी की बर्फ का पता लगाना है। और करना क्या है? तो मानव निवास के लिए प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करना है। इस मिशन में एक ऑर्बिट लैंडर रोवर और छायादार क्रेटर का पता लगाने के लिए एक उड़ने वाला रोबोट डिटेक्टर शामिल है। 6 पैरों वाला उड़ने वाला रोबोट सूर्य के प्रकाश और छाया वाले क्षेत्र के बीच घूमकर पानी की उपस्थिति का विश्लेषण करेगा। विश्लेषण करेगा, ठीक है। और अगर इंपॉर्टेंट देखें आज का न्यूज में, तो गुजरात ने यूसीसी मसौदा कार्यान्वयन के लिए पैनल का गठन किया। कौन किया? तो पहला अगर पूछा जाए यूसीसी है क्या, तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात किया जा रहा है। अगर कहाँ पे? तो अभी हम लोग बात करें कि गुजरात ने तैयार कर दिया। कहाँ पे? गुजरात ने। कहते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रंजना देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय पैनल की घोषणा की है, जिसकी रिपोर्ट 45 दिनों में आनी है। यूसीसी का उद्देश्य सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों को एकीकृत करना है, जिसमें विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेना शामिल है। कहता है कि उत्तराखंड ने 27 जनवरी को यूसीसी को लागू किया, जिससे समान संपत्ति अधिकार और विवाह पंजीकरण सुनिश्चित किया है। तो याद रखिए यूसीसी है क्या? यूसीसी। फिर आ जाते हैं हम कहाँ पे? तो अंटार्कटिक अभियान रॉस सागर। क्या है? तो अंटार्कटिक अभियान का नाम रॉस सागर पारिस्थितिकी तंत्र का अन्वेषण कर रहा है। क्या है भाई? तो सेरिन सोनिया क्यूबेलियो के नेतृत्व में 40 दिवसीय वैश्विक शोध प्रयास रॉस सागर में समुद्री जैव विविधताओं का आकलन कर रहा है। रॉस सागर एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र है जिसमें विविध जीवन है, जिसमें सबसे बड़ी सम्राट पेंगुइन कॉलोनी भी शामिल है, जिसमें पर्यावरण डीएनए पर अध्ययन शामिल है। शोध जलवायु परिवर्तन को समझने में सहायता करता है, क्योंकि यह क्षेत्र वैश्विक महासागर धाराओं और ताप वितरण को प्रभावित करता है। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट। जनवरी 2025 वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म महीना है। अब समझिए जनवरी में क्या हाल है। कहता है क्या? जनवरी 2025 सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया, जिसमें वैश्विक तापमान 1991-2000 के औसत से 0.79 डिग्री सेल्सियस और पूर्व औद्योगिकी स्तरों से 1.75 डिग्री सेल्सियस अधिक था। कहता है कि आर्कटिक समुद्री बर्फ जनवरी में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, जबकि यूरोप का भूमि तापमान 1991-2000 के मानक से 2.51 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया। यह प्रवृत्ति ला नीना और शीतलन प्रभाव को चुनौती देती है, जिससे पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्यों का पार करने की चिंताओं को बल मिलता है। तो जनवरी का महीना पूरे बात किया जाए अभी तक वैश्विक रिकॉर्ड तय कर चुका है। इतनी गर्मी इस बार का असर दिखे। कहता है कि ऑस्ट्रेलिया ने सख्त ईर्ष्या अपराध कानून पारित किया। क्या है? तो देखते हैं। कहता है नए कानून में सार्वजनिक निजी सलामी के लिए न्यूनतम 12 महीने की जेल की सजा और आतंकवाद से संबंधित घृणा अपराधों के लिए 6 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। कितने वर्ष की? 6 वर्ष की।
सबसे अधिक प्रभावित राज्य न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अनुरूप अपने कानूनों को मजबूत करने की योजना बना रहा है। प्रीमियम क्रिस मिन्स ने यह यहूदी विरोधी हमले के विरुद्ध के बीच कानूनी सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें आराधनालय में तोड़फोड़ और लक्षित हिंसा की है। थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद करें तो ये क्या है, हमारा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया है क्या भाई, तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अगर बात करें कैपिटल कहाँ है इसकी, तो कैनबरा, कहाँ है, कैनबरा। अगर बात करूँ करेंसी का, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, याद रखिएगा। तो कुछ नए कानून लाए हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्या है, तो ईर्ष्या अपराध कानून लाए हैं, ठीक है। इसके तहत 12 महीने और अगर कोई व्यक्ति क्या है आतंकवाद से संबंधित है उसके लिए 6 साल तक का सजा प्रावधान किया गया है। और इम्पोर्टेंट, जोमेटो, बड़ा खाते पीते घर से हैं आप लोग, तो जोमेटो का नाम बदल के क्या रख दिया गया, ठीक है। क्या है ये, जोमेटो का नाम बदल के क्या रख दिया है, इटरनल, ठीक है। जोमेटो ने अपने 4 प्रमुख व्यवसाय जैसे जोमेटो खाने के लिए है, ब्लिंकिट त्वरित वाणिज्य है, और डिस्ट्रिक्ट कट जो लाइव इवेंट को हाइपर प्योर रसोई आपूर्ति के लिए एकीकृत करता है, ठीक है। नाम बदल दिया, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो याद रखिए क्या नाम है, जोमेटो, है ना। क्या ये जोमेटो का नाम क्या रख दिया है, इटरनल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। 38वीं राष्ट्रीय खेल नीरज कुमार ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में नीरज कुमार ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर मध्य प्रदेश ने रजत पदक जीता, जबकि स्वापिल सुरेश कुसले महाराष्ट्र ने कांस्य पदक जीता। हरियाणा के सुरुचि और प्रमोद ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में स्वर्ण पदक जीता, जबकि राजस्थान रजत और महाराष्ट्र कांस्य पदक जीता है। कर्नाटक 29 स्वर्ण, सेवा 28 स्वर्ण। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तर पूर्वी निवेश रोड शो में उद्घाटन किए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए एमडीओनर मंत्रालय द्वारा आयोजित चेन्नई में उत्तर पूर्व व्यापार को निवेश रोड शो में शुभारंभ किया। उन्होंने भारत की अष्टलक्ष्मी के रूप में इस क्षेत्र को रणनीतिक भूमिका पर प्रकाश डाला, जिसमें कनेक्टिविटी, पर्यटन, कृषि, कपड़ा और जलविद्युत क्षमता पर जोर दिया है। तो अष्टलक्ष्मी क्या है, तो जो आप 7 सिस्टर पढ़ते हैं +1 जो ये हमारा क्या है, अष्टलक्ष्मी स्टेट बोला गया इनको। कौन है, तो अब 8 स्टेट का नाम याद रखिए, कौन कौन है इधर। तो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे कौन है, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय, सिक्किम, ये हमारे 8 हैं जिसका क्या बोला गया, अष्टलक्ष्मी बोला गया, ठीक है। और इन सभी के लिए क्या करना है, तो कनेक्टिविटी, पर्यटन, कृषि, कपड़ा और जल विद्युत की क्षमता पर जोर देना है। सिंधिया ने चेन्नई के उद्यमियों को निवेश के अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित किए हैं, इंपॉर्टेंट है। ईरान का पहला ड्रोन वाहक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के बेड़े में शामिल हुआ। ईरान का पहला ड्रोन और हेलीकॉप्टर लॉन्च करने वाला जहाज शहीद 62, ठीक है, रिवोल्यूशनरी गार्ड में शामिल हो गया है। एक वाणिज्यिक जहाज से परिवर्तित इस जहाज में 180 मीटर का रनवे है और यह 1 वर्ष तक बिना ईंधन भरे काम कर सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया ये। कहता है कि यह जहाज ईरान की रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देता है, विशेष तौर पर दूर के जल में, और इससे काहेर और मोहजर 6 जैसे बड़े ड्रोन लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया। किसको किसको, तो अब याद रखिए, काहेर और दूसरा मोहजर 6 को, ठीक है। आर्कटिक महासागर के नए मानचित्र से विशाल क्षेत्र का पता चला है। क्या है भाई, तो कहता है कि आर्कटिक महासागर के नए मानचित्र में फ्रांस के आकार से दोगुना, कहाँ से, फ्रांस के आकार से दोगुना, इंग्लैंड के आकार से 6 गुना बड़ा क्षेत्र दर्शाया गया है।
यह खोज सीवेड 2030 परियोजनाओं के हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक पूरे महासागर तल का मानचित्र बनाना है। मानचित्र आर्कटिक महासागर में 1.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर का नया डेटा जोड़ा गया। 1.4 मिलियन कहता है क्या यह शोध बेहतर महासागर प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए द्वार खोलता है। चलिए आज का इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।